मेजर मोहम्मद अली शाह, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, पाकिस्तानी जासूस का यूपी एटीएस के द्वारा गिरफ्तार करना, सीमा हैदर का एनसीआर तक पहुंच जाना और किसी को खबर तक नहीं लगना, उसके बाद अचानक से हल्ला उठना जब एक वकील राज खोलता है। कितनी बड़ी चुनौती है अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना। सर अनम्यूट कर दीजिएगा, ऑडियो आपका म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिएगा प्लीज। जी राजेश जी, जय हिंद। और ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत फिक्र की बात भी है कि कैसे पाकिस्तानी जासूस दिल्ली तक पहुंच गए और गिरफ्तार हो जाते हैं बाद में, वो अलग बात है, लेकिन इस टाइम तक कितना कुछ वो डैमेज किया होगा, कैसे घुसे। और आपने सही फरमाया, सीमा हैदर यहाँ तक घुसती है, मतलब ये एक दिल दहला देने वाली बात है बिल्कुल। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि हमारी सुरक्षा एजेंसी को और जरा टाइट होना चाहिए यहाँ पे। और ये इस तरीके से ये मतलब ये मैं फिक्रमंद हूँ, बहुत मैं फिक्रमंद हूँ ये देखकर कि पाकिस्तानी जासूस जहाँ पे एक आम पाकिस्तानी जो पे आना चाहता है उसको वीजा नहीं मिल रहा होगा, यहाँ पाकिस्तानी जासूस यहाँ तक कैसे पहुंच के कहाँ तक इन्होंने जासूसी करी होगी, क्या इंफॉर्मेशन पास किया होगा, ये बहुत चौंका देने वाली बात है। और जी हमें बहुत डिस्टर्ब हूँ ये खबर सुन के राजेश। मैं मेजर मोहम्मद अली शाह सर, मैं सीमा हैदर का जिक्र इसलिए किया कि हो सकता है सीमा हैदर जासूस ना हो, लेकिन क्या इस बात की कोई गारंटी देगा कि इससे पहले कितनी सीमा हैदर जो हैं वो हिंदुस्तान में घुसी हों? कहीं ना कहीं तो ढिलाई हुई है और ये जासूस पकड़ा गया, लेकिन ऐसे कई और हो सकते हैं। जी देखिए, ये जासूस पकड़ा गया और ऐसे कई हो सकते हैं, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मतलब और भी होंगे जो पकड़े नहीं गए होंगे, ये तो रिपोर्ट मामला तो सामने आया है, हमें मालूम पड़ा है इसके बारे में। और ये जैसे कि आपने कहा कि भाई ठीक है, सीमा हैदर का नाम आपने ऐसे लिया, हो सकता है वो जासूस ना हो, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ये चिंताजनक बात बिल्कुल है हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। जी जी, एक चीज और जो मैं अभी, क्योंकि इस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, तो मैं एक चीज और आपसे समझना चाहता हूं। हाल ही में एक डीआरडीओ का एक बड़ा साइंटिस्ट पकड़ा गया हनी ट्रैप में फंसकर। ये कितना बड़ा चैलेंज है सर, क्योंकि हमें याद है कि सेना में तमाम सिखलाई दी जाती है कि किस प्रकार से अपने अननोन नंबर्स की कॉल नहीं अटेंड करनी है, अननोन नंबर से बात नहीं करना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है। लेकिन इस लेवल के अधिकारी अगर हनी ट्रैप में फंस रहे हैं, वो उम्र के हिसाब से भी और रैंक के हिसाब से भी, तो कितनी बड़ी चिंता है। जी एक जमाना था जब लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन कैसे कोई कहीं पे भी इश्क फंस सकता है या फंस सकता है कहीं पे, लोग सोचते थे इसके बारे में। लेकिन अब आप देखिए, ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर गई है और ज़हनी तौर पे लोगों को तनाव इतना होता है कि ऑनलाइन वो कनेक्ट कर जाते हैं। जी हाँ, हमें फौज में तो बाकायदा सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि अननोन नंबर को रिस्पॉन्ड नहीं करना है, मैसेज नहीं लेना है। और मैं इंसान तो इंसान है अल्टीमेटली, मगर इस लेवल पे इंसानों को फंसना हनी ट्रैपिंग में, ये कि बहुत चिंताजनक बात है और कोई भी इसका शिकार हो सकता है। तो जो हमारे दर्शक हैं हमें देख रहे हैं, उनको उनसे मैं इंतजार करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि प्लीज सतर्क रहें, सावधान रहें। आप सावधान रहेंगे अपने लिए, देश के लिए, सबके लिए, इसमें योगदान सबका होगा। बड़े बड़े लोग मैं जानता हूं जो हनी ट्रैपिंग में के कारण फंस चुके हैं और वो कभी मिलते नहीं है। और आपको मालूम नहीं है, आज की तारीख में अगर मैं ऑनलाइन मिलूं एक डीपी बना के खूबसूरत लेडी की और मैं चैटिंग करूं यहाँ से कहीं पे दुनिया में, किसी को क्या मालूम कौन कहाँ पे दूसरे एंड में चैटिंग कर रहा है, कौन किसका क्या गैंग ऑपरेट कर रहा है। फोन में बात करते हैं, मीठी मीठी चौड़ी चुपड़ी बातें में फिसल जाते हैं, कुछ पता नहीं। आज की तारीख में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है जी। तो ऐसा भी हो गया है कि लोग अपनी शक्ल बदल के, आवाज बदल करके वीडियो कॉल पे भी है। ये इतनी एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी और इंसान के दिमाग भी आजकल इतने तनाव में होते हैं तो वो फिसल जाते हैं। तो मैं फिर से इंतजार करता हूं हमारे जितने भी जेके न्यूज
27 के लेकिन व्यूअर्स मुझे हैं, लगता कि प्लीज थोड़ा इतने बड़े सावधान रैंक का रहिए। अधिकारी और इस उम्र में आके फिसल रहा है, तो वाकई सोशल मीडिया पर सोचने की जरूरत है। हमें एक बार फिर से सोशल मीडिया के बारे में पॉलिसी बनाने की जरूरत होगी। चलिए शाह सर, पिछली और इस खबर में कनेक्शन एक बड़ा अहम है, और वो कनेक्शन पाकिस्तान से आई मोहतरमा सीमा हैदर से जुड़ा हुआ है। इन डकैतों ने कहा था कि सीमा हैदर को हमें लौटा दो, नहीं तो हम हिंदुओं के मंदिरों पर और हिंदुओं पर हमला करेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये हमले शुरू हुए हैं। किस प्रकार से इस अपडेट को आप देखेंगे? जी बिल्कुल कनेक्टेड तो है ही है। और दूसरी बात, अगर एक और देखा जाए तो कराची से ये दोनों खबरें हैं, तो इसमें तो कनेक्टेड है। मैं देखूंगा कि कनेक्टेड हो सकता है ये मामला। और पाकिस्तान वैसे भी बाय नेचर एक बाइकॉटेड सोसाइटी है, वहां पे तासुब बहुत होता है माइनॉरिटी के खिलाफ। आप देखिए, दानिश कनेरिया एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है, उन्होंने खुद बयान दिया था आज से कुछ 3-4 साल पहले कि उनके खिलाफ तासुब होता है, वो अपनी टीम के साथ खाना खाते, और उनका बयान एंडोर्स किया था पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर ने, शोएब अख्तर और कई लोगों ने उनका ये बयान एंडोर्स भी किया था। एक सरदार फौज में आता है पाकिस्तान में, तो वहां पे फ्रंट पेज खबर बनती है, अरे एक सिख जेंटलमैन ने फौज ज्वाइन कर ली है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से कोई फौज में आ गया है, बहुत बड़ी खबर होती है उनके लिए, फ्रंट पेज। हमारे हिंदुस्तान के लिए तो बड़ी आम बात है। और एक चीज और सामने आती है इससे, कि कई लोग होते हैं जो थोड़े नेगेटिव पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। बताऊं, एक माइनॉरिटीज के लिए राजेश जी सबसे बेहतरीन देश हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जैसा कोई मुल्क कहीं पे है ही नहीं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी, जहां पे कोई मिनोरिटीज नहीं है, यहाँ पे सब बराबर हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि दो बड़े अद्भुत नेता भारत के पास हैं, एक प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे विदेश मंत्री एस जयशंकर। एनएसए अजीत डोभाल को मैं नहीं जोड़ूंगा क्योंकि वो फिर अधिकारियों में आ जाते हैं, लेकिन दोनों नेता कमाल के। आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है राजेश जी। हमारे प्रधानमंत्री साहब, उनकी लीडरशिप स्किल्स देखिए। आज की तारीख में हिंदुस्तान को वर्ल्ड मैप पे लाके खड़ा कर दिया है कि बाहर के मुल्क हिंदुस्तान की कितनी इज्जत करते हैं। एक जमाना था जब लोग बोलते थे कि क्या तुम कि ये हिंदुस्तानी है, आज की तारीख में लोग बोलते हैं ये हिंदुस्तानी है। तो आप देखिए फर्क देखिए वहीं पे ही। और जिस तरीके से हिंदुस्तान एक विश्व गुरु बनने की राह पे है, ये पूरी दुनिया देख रही है हिंदुस्तान की तरफ को, ये बहुत बड़ी बात है, ये काबिल तारीफ है। और आप देखिए एस जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं इनकी बात को। आपने कहा कि आप अजीत डोभाल साहब को नहीं गिन रहे, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि वो अधिकारी हैं, मगर अव्वल दर्जे के अधिकारी हैं, बिल्कुल कीर्ति चक्र रेसिपिएंट। उनकी कहानी इतनी इंस्पिरेशनल है, और उनकी लीडरशिप स्किल्स, वो बिल्कुल सेक्युलर आदमी है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मुझे लगता नहीं कि उनसे बेहतर इस टाइम पे कोई हो पाता। मुझे लगता नहीं कि एस जयशंकर साहब से बेहतर कोई फॉरेन मिनिस्टर हो पाता। मुझे लगता नहीं कि प्रधानमंत्री से अच्छा स्पीकर, लीडर जो रास्ता दिखा रहा है इस टाइम पे, इस वक्त पे जहां पे ग्लोबल क्राइसिस दुनिया का चल रहा है, वहां पे वर्ल्ड लीडर हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की का जो रुतबा है वो बढ़ता ही चल जा रहा है देश भर में। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, वैगनर चीफ प्रिगोजिन का विद्रोह के बाद बेलारूस जाना, बेलारूस के बाद उनका गायब हो जाना, क्या अनहोनी हो चुकी है? क्योंकि इससे पहले भी जिसने भी पुतिन के खिलाफ आवाज उठाई उसकी फिर लौट के खबर नहीं आई। जी आपने सही फरमाया, जिसने भी पुतिन के खिलाफ आवाज उठाई थी खबर लौट के। अब इसके दो एनालिसिस हो सकते हैं। एक, जो बगावत हुई, जो पुतिन साहब ने जो किया, वो कार्रवाई करनी थी वो कर दी अपनी खामोशी से, वो अलग बात। दूसरा एनालिसिस ये हो सकता है कि ये पूरा एक स्टेज मैनेज ड्रामा था जो पुतिन साहब उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने रचा कि ये देखने के उनके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं, कौन वफादार है कौन नहीं। क्योंकि वफादारों को आइडेंटिफाई करना बहुत एक वॉर
में बहुत बड़ा एक कार्य होता है अपने आप में जी। और जो रमजान कादरोव है जो कि चेकिन लड़ाके हैं, उनके चीफ को कह दिया गया कि तुम उनके खिलाफ पे बोलना, तो ये हो सकता है एक पूरा स्टेज मैनेज ड्रामा होगा। और जो वैगनर चीफ है जो उनको बोल दिया होगा कि भाई ठीक है, आप गायब हो जाओ, ये पैसे रखो, ये अपना गुजारा करो, जाओ। ये तो दो तरीके से हो सकता है, या तो उनको खामोश कर दिया किसी भी तौर पे, या तो पुतिन साहब ने कार्रवाई करी, मिलिट्री एक्शन कर दिया इनके ऊपर और वो गायब से उठवा दिया, या तो ये, या तो भगोड़े हो गए, या तो तीसरा जो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं वो भी एनालिसिस एक तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको नकारा नहीं जा सकता। हो सकता है ये भी कि स्टेज मैनेज पूरा ड्रामा हो। राजेश, ठीक है सर, लेकिन एक चीज और जो मैं समझना चाहूंगा, रूस के लिए वैगनर आर्मी कितनी जरूरी है? एक बीच में खबरें आई कि विद्रोह किया, पुतिन इसे भंग कर सकते हैं, लेकिन पुतिन ने नया चीफ जो है वो नियुक्त करने वाले हैं, तो कितनी जरूरी रूस के लिए वैगनर आर्मी, वो भी तब जब आपके पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है? आपको इन लड़ाकों की क्या जरूरत है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जी हाँ, और देखिए यही सवाल बहुत लोगों के जहनों में हो रहा होगा, तो आपने सब लोगों की, दर्शकों की नब्ज पकड़ ली, मैं ये बोलूं। देखिए बात ऐसी है कि 2014 में वैगनर आर्मी 250 सैनिकों से शुरू हुई, अभी 50,000 से ऊपर की नफरी इनकी जाती है और ये भर्ती होते गए। ये पुतिन साहब की आर्मी मानी जाती है। एक प्राइवेट ग्रुप था, प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप, जो एक रेस्टोरेंट, एक होटेलियर था और एक फॉर्मर लेफ्टिनेंट कर्नल, इन्होंने साथ में ये शुरू किया था, फाउंड किया था, और ये इनकी तादाद बढ़ती गई। अब पुतिन साहब की रूस की मिलिट्री इतनी ताकतवर है खुद में अपने आप में ही कि देखिए चेकियन लड़ाके मर्सनरीज की जरूरत पड़ रही है इनको। अब चेकियन लड़ाके की जरूरत पड़ रही है, तो आप देखिए वैगनर ग्रुप, जिनको मर्सनरी का कोई ईमान थोड़ा ना होता है, ना कोई प्रिंसिपल होते हैं, ना कोई मॉरल होते हैं, इनको भाई पैसे मिल गए, लड़ने को तैयार, कल को वहां पैसे मिलेंगे, वहां लड़ने को तैयार, उस तरीके से होते हैं। तो ये प्राइवेट सिक्योरिटी, एक प्राइवेट, मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, लेकिन मैं एक अलग एंगल से चीजों को आपसे समझना चाहूं तो लश्कर, जैश ए मोहम्मद, आईएसआईएस के आतंकी भी तो पैसों के लिए यही काम कर रहे हैं जो वैगनर आर्मी कर रही है। कैसे अलग करें हम दोनों को? जी आपका फिर दोबारा बड़ा अच्छा सवाल है। जी हाँ, और बहुत ही दुरुस्त सवाल है। देखिए ये जो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, आईएसआईएस, ये उग्रवादी संगठन हैं, ये पैसों के लिए बेशक काम कर रही हैं, लेकिन ये दरअसल है एक बैंड आउटफिट। ये और वैगनर आर्मी जो है वो बैंड आउटफिट नहीं है, वो उसको मान्यता मिली हुई है रूस से, प्रेसिडेंट पुतिन से, उनको उनकी प्राइवेट आर्मी क्या कह देते हैं। तो ये उग्रवादी संगठन तो इसको नहीं कहलाएंगे, लेकिन ये मर्सनरी है, ये पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से फौज की तरह। जैसे कि मैं सबके समझने के लिए कह दूं, जैसे कि हिंदुस्तान में भी आप देखिए, क्योंकि मैंने जम्मू कश्मीर के भी इलाकों में नौकरी कर रखी है, सर्विस कर रखी है, और नॉर्थ ईस्ट में भी कर रखी है, दो तरफ उग्रवाद था। अब जम्मू कश्मीर में एक ऐसा हादसा हुआ था, आप देखिए कि अगर उग्रवादी हमें पकड़ लेंगे तो आपको मालूम है क्या हासिल करेंगे हमारा, हमें कोटी नहीं मिलने वाली जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आज की तारीख में, नॉर्थ ईस्ट की खबरें बड़ी गर्म, नॉर्थ ईस्ट में एक हादसा हुआ था जहां 4 अफसर और एक हवलदार साहब, हम 5 सैनिक थे, हम घेरे में आ गए थे अंडरग्राउंड के। उन्होंने कान पे पट्टी बांधी थी हमारी आंखों पे और एक बंदूक तानी थी सिर के ऊपर, लेकिन बात ऐसी, उनकी भाषा में उनसे बात करी हमने, उनको समझाया, और जब हम उनकी भाषा बोले, उन्हें पट्टी खोली और वो हमारे लिए चाय भी बनाई, नूडल्स भी बनाए। तो देखिए थे वो भी उग्रवादी जम्मू कश्मीर के, ये भी उग्रवादी, लेकिन ये हुए इंसर्जेंट, मिलिटेंट, वो हुए आतंकवादी, टेररिस्ट जम्मू कश्मीर के। लेकिन तो मकसद मुझे लगता है दोनों का एक ही है कि लहू बहाना। ये एक बड़ा चैलेंज और एक बड़ा सवाल है। मेजर मोहम्मद अली शाह सर के पास चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सर, किस प्रकार से आप देखेंगे जापान सी में ये जो अभ्यास होने वाला है, जहां पर एक तरफ रूस और चीन, और हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया भी अपनी ताकत दिखाए, तो वहीं साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका, क्या वो वक्त आ चुका है जब दो हिस्सों में जो दुनिया बंट रही थी, वो बंटने के बाद अब अपनी ताकत की नुमाइश करने लगी है? जी आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है दोबारा। और देखिए
जापान और अमेरिका एक अहम हिस्सा है, साथ में क्वाड के हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया भी है, हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर है क्योंकि हिंदुस्तान चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब आप देखिए नॉर्थ कोरिया, आप देखिए नॉर्थ कोरिया की बदतमीजियां जो है वो खत्म नहीं होती। वो मिसाइल पे मिसाइल फायर करेगा, टेस्ट फायर करेगा, परमाणु अपने हथियार टेस्ट करेगा, और उनको जाहिर सी बात है सपोर्ट भारी का मिल रहा है। बिना उसके नॉर्थ कोरिया ना ही चिड़िया अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है, इस तरीके से है। तो किम जोंग उन और उनकी बहन, पूरा खानदान इनका डिक्टेटर का है बेसिकली। अब आप देखिए जब साउथ कोरिया जो कि वो सुधरा नहीं पाया है नॉर्थ कोरिया का को अब तक, अब बात आई जापान की। जापान देखिए, जापान ने जब वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं, जब पर्ल हार्बर पे बॉम्बिंग कर दी थी और जब अमेरिका ने इनके हिरोशिमा नागासाकी को उड़ा दिया था, इन्होंने स्टार्ट करी शुरुआत, बिल्कुल शुरुआत से, स्क्रैच से, और बिल्कुल एशेस से। और आज की तारीख में जापान को आप देख लीजिए तो जापान जो है, यह बार बार चीन जो है सेनकाकू आइलैंड का नाम बदलता है, बार बार जापान के आइलैंड का नाम बदलेगा। ठीक भाई अगर मैं आपके घर में हो रहा है तो मैं बोलूंगी आपका फ्रिज नहीं है, आपका फ्रिज एसी है, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही चीन जो है बस अपनी वो चालबाजी करता है, वो वही बदतमीजियां हमको भी दिखाता है, वो ये गुराता है केवल। मगर जापान को 100% पूरा सपोर्ट है अमेरिका का, और चीन जो है वो रूस से खूब दोस्ती कर रहा है, खूब मस्का लगा रहा है रूस को चीन, क्योंकि चीन को आगे की लंबी स्ट्रेटेजी दिख रही है। और नॉर्थ कोरिया की बात करें तो जाहिर सी बात है नॉर्थ कोरिया और चीन एक तरीके से दोस्त हुए, चीन रूस का दोस्त हुआ जी। तो इसमें बात ऐसी है कि अगर जापान के साथ चीन छेड़खानी करता है, करके देख ले, वो उसको दुनिया 4 चोट की मार लगाएगी चीन को। ठीक है सर, माफी चाहूंगा, आप वक्त थोड़ा सा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर मोहम्मद अली शाह सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।